नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब टिकट आवंटन को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। राजनीतिक दलों में अब टिकट के ऐलान को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं नेता भी लॉबिंग के जरिए टिकट हासिल करने की जुगत में लगे हैं। पार्टियां जल्द उम्मीदवारों को लेकर फैसला कर सकती हैं। ऐसे में नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लगातार 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में काबिज है और इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में आपको बताएंगे कि जनता उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है। नब्ज को टटोलने का काम हमारी टीम ने किया। यही जानने के लिए हमारी टीम यमुनानगर विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन जाना। तो जनता के मूड को भांपने के लिए हमारी टीम जा पहुंची यमुनानगर विधानसभा। और यमुनानगर विधानसभा का सियासी समीकरण क्या कहता है, यहां कौन दावेदार है, जनता की पसंद कौन है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कसूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले सियासी समीकरण यमुनानगर विधानसभा का एक रिपोर्ट कसूरिये आप तक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान के दिन की घोषणा होते ही चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे दावेदारों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दावेदारों ने अपने समीकरण पर मंथन करना शुरू कर दिया। अपने अपने राजनीतिक आकाओं के यहाँ हाजिरी लगाना भी शुरू कर दिया। पिछले 2 माह पहले जहां हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही चर्चा होती थी, वहीं चुनाव का समय नजदीक आते ही और अब चुनाव की घोषणा होते ही कई बड़े दावेदारों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। इस सक्रियता के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई पार्टी टिकट दे या न दे, वह लोगों के बीच चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। टिकट को लेकर कैसी चर्चा है, किस तरह का चुनावी माहौल है, यही जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और लोगों का ओपिनियन ले रही है। 17 और 18 अगस्त को हमारी टीम यमुनानगर पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। 2019 में यमुनानगर सीट से बीजेपी के घनश्याम दास लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लेकिन क्या इस बार पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी या कोई नया चेहरा पार्टी सीट पर उतारेगी? ये सब जानने के लिए टोटल न्यूज यमुनानगर के 20 से ज्यादा इलाकों में पहुंचा, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष, महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो यमुनानगर विधानसभा की ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, यहां का सियासी समीकरण बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना मुफीद है, इस बार जनता की पसंद कौन बनने जा रहा है, यहां से कौन विधायक चुना जाएगा, जनता किसके साथ खड़ी होगी, इस पर बात करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। यमुनानगर विधानसभा सीट को लेकर लगातार सवालों का सिलसिला। क्या बीजेपी अपने पुराने सिटिंग विधायक को टिकट देगी, रिपीट करेगी? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंकज, अब सुन पा रहा हूं। यस, यमुनानगर का सियासी समीकरण विधानसभा चुनाव को लेकर इस सीट पर किसकी दावेदारी है, ये सीट का समीकरण क्या कहता है? देखिए पंकज, यमुनानगर बेसिकली जिला, जहां तक मैं समझता हूं, शहर की बात करें या 1-2 सीट और भी, बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रहा है। घनश्याम दास अरोड़ा जो सिटिंग विधायक हैं, इससे पहले भी ये विधायक थे। 2019 के चुनाव में मैं यमुनानगर गया था, जब चुनाव के दिन थे। मैंने हालांकि काफी विरोध देखा था इनका, लेकिन उसके बावजूद जीत गए थे। दरअसल 2019 की जो स्थितियां थी, बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार जीते थे। हालांकि 40 सीटें आई थी, लेकिन यमुनानगर में बीजेपी का अच्छा रुझान था। और मेरे को लगता है अब थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी जरूर हो सकती है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और कांग्रेस में सुधार नजर आ रहा है, कांग्रेस को रिस्पांस मिल रहा है, कांग्रेस की बात लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता और पार्टी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए स्थितियां अनुकूल तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है इस बार। उमेश, चुनौतियों को पार पाने के लिए बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति यमुनानगर में
किस तरह की रहने वाली है और दिखाई दे रही है। देखिए, जिक्र जब जाटलैंड का होता है तो एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनानी होती है, लेकिन जिक्र जब गैर जाट इलाकों का किया जाता है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण यहां पर और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं थोड़ी ज्यादा इस इलाके में देखने को मिलती है। थोड़ी ज्यादा की वजह है कि जहां पर भी जाट वोटर्स की संख्या कम होगी या अनुसूचित जाति के एक खास वर्ग की संख्या अगर कम होगी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। बाय एंड लार्ज हमने यही देखने की कोशिश किया और ये भी फर्क देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र जब भी आता है, जितना देहाती इलाका होगा वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और जितना शहरी क्षेत्र होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो सुधरता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने यही देखा था, ग्रामीण क्षेत्रों की ईवीएम खुलने के साथ ही कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने लगता था और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ शहरी क्षेत्रों में ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता था। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एंटी इनकमेंसी की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत होगी, लेकिन चूंकि जड़ें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत लिहाज से तमाम दूसरे कारकों की वजह से यहां मजबूती भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, तो कड़ा मुकाबला इस इलाके में देखने को मिल सकता है। सैद्धांतिक रूप से यही नजर आ रहा है। जी वीरेंद्र जी, बीता चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से टिकट मिला, उम्मीदवार बनाए गए, फिर जीत हासिल की, लेकिन टक्कर किसने दी? कांग्रेस से नहीं, इनेलो ने, और जीत का मार्जिन भी बहुत कम था। देखिए, यहां जो कांग्रेस है वो काफी कमजोर हो चुकी है। इस बार तो हालात भिन्न है, लेकिन देखिए यहां जो घनश्याम दास अरोड़ा है वो 2005 में भी लड़े, 2009 में भी लड़े, 14 में भी और 19 में भी। पहले 2 चुनाव वो हारे और अगले 2 चुनाव जीते। तो यहां देखिए भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर कर्मा वर्मा जो है 3 बार यहां से विधायक चुनी गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और कांग्रेस के पिछले 2 चुनाव की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है और इंडियन नेशनल लोकदल मुकाबले में रहा है। और एक बार देखिए घनश्याम दास अरोड़ा की एक बार यहाँ जमानत भी जब्त हुई है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ का परिणाम बदलता रहा है। और देखिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तब बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, तो उनकी तो वहां जमानत ही जब्त हो गई थी। तो कुल मिला के देखा जाए ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस बार 2024 के अंदर 2019 दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है। जी, कितना कठिन है? बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर जनता क्या सोचती है? जनता का ओपिनियन आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर जनता के उम्मीदवार पर जनता की सोच, बीजेपी के उम्मीदवार पर आपके सामने घनश्याम दास अरोड़ा मौजूदा विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, उनको सबसे ऊपर जनता ने रखा है। घनश्याम दास अरोड़ा के पक्ष में 67.96% लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे तो वो चुनाव जीत सकते हैं। दूसरे नंबर पर देवेंद्र चावला है 12.62% के साथ। तीसरे नंबर पर मदन चौहान 11.65% के साथ। रोजी मलिक आनंद 7.78% के साथ। एक और उम्मीदवार यहाँ पर हो सकती है, जनता की पसंद वो बन रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर टिकट देती है। क्या पुराने विधायक को यानी कि सीटिंग विधायक को उम्मीदवार बनाती है? नया चेहरा घनश्याम दास अरोड़ा की जो सियासत है यमुनानगर में कितनी मजबूत है? इससे पहले वीरेंद्र जी ने बताया कि एक बार उनकी जमानत तक जब्त हो गई, 2 चुनाव हारे, 2 जीते, लेकिन सियासी सफर रिपोर्ट के जरिए। घनश्याम दास यमुनानगर से मौजूदा विधायक है। घनश्याम दास अरोड़ा का जन्म 13 अगस्त 1952 को हुआ था। अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। वो 1967 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य हैं। अरोड़ा का जन्म और पालन पोषण यमुनानगर में हुआ। उनके पिता एक किसान थे और एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में LLB की डिग्री में 3रा स्थान हासिल किया। LLB के दौरान डिबेटिंग सोसाइटी के सदस्य चुने गए। साथ ही 1977 से 78 में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव भी जीता। अपने जीवन में अरोड़ा ने कई भूमिकाएं निभाई और बहुमुखी भूमिकाएं निभाई। इसके कारण वे एक आदर्श पिता, पति, समाज सेवी और विधायक बने।
घनश्याम दास अरोड़ा ने अब तक 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। सबसे पहले चुनाव 2002 में लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद 2004 फिर 2009 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2014 में मोदी लहर में पहली बार चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने फिर घनश्याम दास अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा और घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरे और जीत दर्ज की। यमुनानगर के इतिहास में अब तक कोई भी लगातार 2 बार विधायक नहीं बना, लेकिन घनश्याम दास अरोड़ा लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बने। बीजेपी ने घनश्याम दास अरोड़ा को विधायक रहते भी कई अहम जिम्मेदारी दी। हाल ही में लोकसभा चुनावों में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को लोकसभा करनाल का चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। करनाल लोकसभा वो सीट थी जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चुनाव लड़े थे और अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की। घनश्याम दास अरोड़ा ने 1977 से 2002 तक किसान संघ में राज्य सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। यमुनानगर में चीनी मिल के खिलाफ 1996 से 2001 तक गन्ने के बेहतर दाम और किसानों को समय पर भुगतान के लिए 4 सफल आंदोलन चलाए, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ। किसानों के लाभ के लिए मंडी बोर्ड और हरियाणा बिजली बोर्ड के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। इस तरह से घनश्याम दास लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और उनके सुख दुख में भी काम आ रहे हैं और एक बार यमुनानगर सीट से बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। घनश्याम दास अरोड़ा विधायक मौजूदा हैं, बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी क्या उन्हें एक बार फिर से टिकट देगी? जिस तरीके से उनका सियासी अनुभव है, उस अनुभव का क्या फायदा उठाएगी या चेहरा यहां बदला जाएगा? देवेंद्र, अब तक की सियासत में देखें, घनश्याम दास अरोड़ा पिछले 2 मैच तो बढ़िया खेले हैं, उससे पहले मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं, लेकिन अब बारी तीसरे मैच की है। क्या यहां पर कुछ बदलाव देखा जा सकता? वो इसलिए क्योंकि पिछला वाला चुनाव यानी 2019 का चुनाव जीता तो जरूर था, मार्जिन कम था और इस बार लोकसभा चुनाव में भी परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए। देखिए पंकज, मेरे को लगता है घनश्याम दास अरोड़ा के लिए बीजेपी बहुत लक्की साबित हुई है। नरेंद्र मोदी या जो बड़े नेता है, मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री थे 2019 में जब ये दोबारा से बने थे, तो 2019 के चुनाव को मैंने कवर किया था यमुनानगर में बहुत बारीकी से। इनका विरोध था, लोग कह रहे थे काम नहीं बने, नाले भरे पड़े हैं, ये वो। 2014 का जो इनका कार्यकाल था शायद संतोषजनक नहीं था, काम कम हुए, पहला कार्यकाल। तो तब 2019 में इनका विरोध हो रहा था। मैंने यमुनानगर में बाजार प्रधानों से, बाजार के लोगों से बात की, दुकानदारों से, तो विरोध था लोगों में। लेकिन 2019 में चमत्कार हुआ, ये जीत गए। मेरे को लगता है क्योंकि 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, 2 टर्म इनको मिली है, तो हो सकता है कि इस बार काम तेजी से हुए हो और इन्होंने अपनी पिछली विफलता को या कमियों को दूर किया हो। 2019 के में विधायक बनने के बाद काम करवाए हो, इस वजह से। लेकिन जो ये सर्वे हमारा बता रहा है, इनमें और भी नेता है, देवेंद्र चावला है, लेकिन बाकी 3 से ये बहुत ऊपर है। हो सकता है कि लोगों की पसंद हो, वोटर्स की भी पसंद हो और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो उस हिसाब से तो लगता है कि टिकट तो यही डिजर्व करते हैं और शायद हैट्रिक के सपना भी ले रहे हो, कोशिश भी करेंगे और पार्टी इन पर एक दाव और लगा सकती है। 2 टर्म में मेरे ख्याल इनका सामान्य रहा। 2019 के टर्म में शायद कुछ ज्यादा किया हो इन्होंने, लेकिन 2 से 14 से 19 वाला जो टर्म था उसमें शायद औसत रहे होंगे। लेकिन 19 में अगर इन्होंने अच्छे काम किए, फिर पसंद है, चॉइस है और मेरे को लगता है बीजेपी इन पर दाव खेल सकती है क्योंकि कोई और दूसरा इनके करीब नहीं है। महेश, कई तरह के मिथक भी चुनावी मिथक होते हैं और उन मिथकों में ये कि यमुनानगर विधानसभा सीट से लगातार कोई 2 बार विधायक नहीं बना। घनश्याम दास अरोड़ा ने उस मिथक को तोड़ा और अब अगर वो फिर से टिकट पाते हैं और जीतते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और ऐसा ही कुछ हरियाणा में सरकार को लेकर भी होता है कि 10 साल तक सरकार, फिर उसके बाद वो रिपीट नहीं होती, यानी हैट्रिक उसकी नहीं होती है। यमुनानगर और घनश्याम दास अरोड़ा की सियासत कितनी मजबूत यहां दिखाई दे रही है? देखिए, घनश्याम दास अरोड़ा चूंकि सिटिंग विधायक भी हैं, तो ऐसे में सिटिंग एंड गेटिंग वाला फार्मूला तो यहाँ पर उनके लिए फायदेमंद साबित होगा ही। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, विकल्प क्या है? बदलने की जरूरत अगर है, बदलना चाहते हैं तो विकल्प क्या है? विकल्प यहाँ पर जो दूसरे विकल्प के रूप में देवेंद्र चावला नजर आ रहे हैं वो महज 12.5% के करीब नजर आ रहे हैं और यहाँ घनश्याम दास जो है 68
परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आई है, जो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वोटर्स उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो जो लोग अगर यहाँ पर मौजूदा विधायक को ही पसंद, अपनी पहली पसंद में शामिल कर रहे हैं, तो फिर किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। अनुभव उनके पास है और कह सकते हैं कि ग्राउंड की जो रियलिटी है वो बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं, और इसी वजह से 2 बार लगातार वो विधायक रहे और तीसरी बार भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सिटिंग एमएलए को भी टिकट देना ही है, तो ऐसे में यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की बदलाव की कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस करेगी। इलाके में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता भी ठीक ठाक है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि घनश्याम दास एक बार फिर से पार्टी का टिकट हासिल कर पाएंगे। जी वीरेंद्र जी, अक्सर ये होता है, कई बार पिछली बार आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 14 में आप जीते, जनता आपने जो काम किया उस काम को आप फिर से 2019 में रिपीट नहीं कर पाए, आप जनता के बीच में गए तो नाखुश जनता थी। लेकिन इस बार तो सरकार के खिलाफ भी कोई माहौल बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस बात का जिक्र हुआ, लेकिन क्या घनश्याम दास अरोड़ा वो कर पाए हैं कि एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा करे, पार्टी उन पर भरोसा करे? देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में तो लोकप्रियता है इनकी, देखिए इसलिए सर्वे में शिखर पर है, लेकिन जनता में लोकप्रियता है या नहीं ये देखने वाली बात है। अब देखिए, इनके मुकाबले में मदन चौहान है जो वहां नगर निगम के मेयर रहे हैं, देखो वो भी लोकप्रियता में पिछड़ गए, और देवेंद्र चावला तो कांग्रेस के पृष्ठभूमि से हैं, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए। रोजी मलिक आनंद, हालांकि पार्टी ने उनको एक बार चेयरमैन भी बनाया था और वो एक पंजाबी नेताओं का उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, तो उसमें भी कोई विशेष काम नहीं कर पाए। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रोजी मलिक आनंद को अपनी चुनाव घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में शामिल किया है, लेकिन वो जो है इस समय वहां घनश्याम दास अरोड़ा का कोई प्रभावी और ठोस विकल्प नहीं है। और घनश्याम दास अरोड़ा की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, संघ के चहेते हैं और उन पर कोई दाग भी नहीं है। देखिए, उन पे चरित्र पर, उनकी कार्यप्रणाली पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये बात है कि जनता में नाराजगी है, कई लोगों के काम नहीं हुए होंगे, नाराजगी होना स्वाभाविक भी है, तो कोई लोगों की नाराजगी तो नगर निगम को लेकर है, नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर है। लेकिन घनश्याम दास अरोड़ा भी आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय शिखर पर है। जी, ये बात हो गई बीजेपी की। बीजेपी को लेकर जनता क्या सोचती है, उम्मीदवारों को लेकर अब बारी आती है कांग्रेस की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होना है, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर जनता क्या सोचती है। यहां पर श्याम सुंदर बत्रा टॉप पर है, जनता की पसंद है, ये जनता चाहती है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो जीत सकते हैं। 64.94% लोग चाहते हैं कि श्याम सुंदर बत्रा को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया जाए। दूसरे नंबर पर हैं रमन त्यागी, 22.08% लोग चाहते हैं। डॉक्टर राजन शर्मा 7.79% के साथ तीसरे नंबर पर, पवन चोपड़ा 5.19% के साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे टॉप पर जो है वो श्याम सुंदर बत्रा हैं। श्याम सुंदर बत्रा को लेकर जनता ये चाहती है कि कांग्रेस ने अगर टिकट दिया तो यहां पर बदला जा सकता है विधायक, जनता मूड बदल सकती है। लेकिन श्याम सुंदर बत्रा की सियासत, उसे एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझ लें। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर बत्रा पिछले 25 साल से राजनीति में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। श्याम सुंदर बत्रा कांग्रेस महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के काफी करीबी हैं। वह 1999 से 2005 में ब्लॉक छछरौली के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2005 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद 2005 से 2010 तक वह जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर थे। 2010 से 2015 तक कांग्रेस पार्टी ने अहम जिम्मेदारी देते हुए उनको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उसी दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के तौर पर भी नियुक्त किया गया। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद श्याम सुंदर बत्रा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको एक अहम जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी ने श्याम सुंदर बत्रा को जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। उनकी मेहनत और कांग्रेस पार्टी की तरफ समर्पण के बदौलत कांग्रेस ने जिला यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस की तरफ से जनता की पसंद जो बने वो श्याम सुंदर बत्रा बने। जनता ये चाहती है, कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि बत्रा को अगर टिकट दिया जाए तो वो अपने अनुभव का फायदा कांग्रेस को दिला सकते हैं। कांग्रेस उन पर पूरा भरोसा करती है। देवेंद्र, कांग्रेस का भरोसा है, जनता भी चाहती है, क्या इस बार बत्रा जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए पंकज,
कांग्रेस इस बार सत्ता की दावेदार है और जिस तरीके हुंकार भरी जा रही है तो उसको नकार नहीं सकते कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती जी। हालात इस तरह के कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला कुछ भी हो सकता है। और एक चीज ये भी अभी एक कोई सर्वे सामने आया है जिसमें ये है कि त्रिशंकु विधानसभा हरियाणा में आएगी, आजकल उसकी भी चर्चा है। खैर यमुनानगर की बात करें, श्याम सुंदर बत्रा, कांग्रेस जब राज था 2005 से 9 तक, 9 से 14 तक, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कुमारी शैलजा अंबाला से सांसद थी, केंद्र में मंत्री भी थी, उन दिनों में अंबाला में बहुत बड़ा कद था शैलजा का और शैलजा के बहुत करीबी लोगों में तब से श्याम सुंदर बत्रा हैं। क्योंकि अब फिर शैलजा एमपी बनी है और शैलजा के बारे में कहा जाता है एक सिरसा, एक अंबाला जहां से वो सांसद बनी है और तीसरा हिसार जहां उनका पैतृक जिला है, उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह थे, केंद्र में मंत्री थे। तो ये 3 जिले जरूर है, अंबाला लोकसभा हो गया और सिरसा हो गया और तीसरा हिसार। यहां जो टिकटें बटेगी मेरे को लगता है शैलजा की पूरी चलेगी। शैलजा की चलती है क्योंकि अंबाला से 2 बार सांसद रही है, केंद्र में मंत्री थी मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, तो श्याम सुंदर बत्रा का दाव अब चल सकता है कि शैलजा के काफी नजदीक है और अब थोड़ा सा कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हुई है कि सत्ता में कांग्रेस आ सकती है। तो कुमारी शैलजा इनको सपोर्ट करे, इनके लिए जोर लगाए तो मेरे को लगता है कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। और कांग्रेस का टिकट मैं जिस होता हूं आज की डेट में, 1 महीने की नहीं कहता, आज की डेट में कांग्रेस का टिकट जो है वो प्रीमियम टिकट है सियासत के हिसाब से। जी महेश, लगातार कांग्रेस की तरफ से खबरें निकल कर आती है कि एक सीट पर कई दावेदार हैं, कई लोग टिकट की मांग के लिए अपना बायोडाटा दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन जब जनता की अदालत में जाते हैं, जनता की राय को, ओपिनियन को देखते हैं तो यमुनानगर विधानसभा सीट में एक ही नाम सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा लोग जो पसंद बनता है वो श्याम सुंदर बत्रा का है। देखिए कहीं 20 तो कहीं 40 संभावित उम्मीदवार जो है अपना नामांकन के लिए आवेदन जो है देकर आए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उस संख्या का जिक्र करने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य मुझे दिखता नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो सर्वे के आधार पर नाम सामने आ रहा है श्याम सुंदर बत्रा, मुकाबले में दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, उनसे आधे में भी कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे में अगर अपने कद की बात है, अपने वजूद की बात है, तो यहाँ श्याम सुंदर बत्रा जो है कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, शैलजा भी वही बात कह रही है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर दाव खेलने की जरूरत है, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर निष्ठावान कार्यकर्ता जिताऊ भी है, मजबूत भी है, पार्टी के साथ एक अरसे से जुड़ा रहा है और किसी भी तरह की निष्ठा को लेकर कोई सवाल अगर पार्टी के सामने नहीं है, तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी उस पर दाव खेलने की अपनी कोशिश जरूर करेगी। और मुकाबले की स्थिति भी यहां पर नजर नहीं आ रही, दूसरा कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो कड़ी चुनौती दे रहा हो, कड़ी टक्कर दे पाने की स्थिति में हो, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर मिल सकता है। बाकी पार्टी को तय करना है कि जातिगत आधार पर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि घनश्याम दास के सामने, पंजाबी के सामने पंजाबी कैंडिडेट उतारना है कि नहीं उतारना, ये तो पार्टी को तय करना है। लेकिन श्याम सुंदर बत्रा सबसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं। जी वीरेंद्र, जिस तरीके से श्याम सुंदर बत्रा का प्रोफाइल हमने दिखाया और उनके प्रोफाइल को देखें तो एक सियासी अनुभव उनके पास है और समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, अलग अलग जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई और इस बार बात टिकट को लेकर है। देखिए मतलब कांग्रेस के लिए यमुनानगर जो सीट जीतना बड़ा पहले टेढ़ी खीर रहा है। 2014 में भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं थी, 2019 में भी मुकाबले में नहीं थी। घनश्याम दास अरोड़ा का मुकाबला इनेलो के दिलबाग सिंह से ही रहा है। तो इस बार जो है दिलबाग सिंह एक बार जीते भी है, घनश्याम दास अरोड़ा तब हार गए थे, तो कांग्रेस वो कहीं मुकाबले में थी नहीं। अब कांग्रेस जो है मुकाबले में दिखाई दे रही है, तो ये बात निश्चित है कि श्याम सुंदर बत्रा है, कुमारी शैलजा की पसंद हो सकते हैं और वहां पर टिकट की चाहवान भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए यमुनानगर में श्याम सुंदर बत्रा की अपनी लोकप्रियता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है और लेकिन क्या पार्टी हाईकमान उनको किस हद तक तवज्जो देता है। अगर देखिए अगर कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप उनको टिकट मिलती है तो इस बार चुनाव जो है यमुनानगर में काफी कांटे का हो सकता है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात की आज यमुनानगर विधानसभा सीट पर, सियासी समीकरण पर और जनता की राय पर। जनता ने राय रखी अलग अलग दलों के नेताओं को लेकर, उनके उम्मीदवारों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कि पार्टी अगर इस उम्मीदवार को उतारती है तो शायद जनता के साथ वो पार्टी को फायदा मिल सकता है, जनता वोट दे सकती है। अब टिकट देना पार्टी का काम है और वोट देना जनता का काम। ये चुनाव और चुनाव के नतीजे बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।